my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amber from A1 Coaching. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉमर्स में कैपिटल फिक्स एंड वर्किंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो ऑलरेडी हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, कैपिटल फिक्स एंड वर्किंग। आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत ही लेंथी चैप्टर है और मैंने बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई है। हालांकि मैं खुद से अपनी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो को बहुत ही हार्ड वर्क, बड़ी डेडिकेशन के साथ बनाया है। तो इस बार इस वीडियो को पूरी देखना और शुरू से ही समझ में आएगा, तो सब पूरी देख ही लोगे अपने आप। तो देखना, उसके अलावा कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हो तो नंबर लिख लो 8957250045 पर ऐड हो जाओ। वहां पर आपको नोट्स और जितने भी नोट्स के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह रहेंगे वहां पर डिस्कस कर लिए जाएंगे। बहरहाल चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो देखो, सोर्स ऑफ फंड्स होता क्या है? जो बिजनेस में हमें पैसों की जरूरत होती है, क्या होती है बेटा? पैसों की जरूरत होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंड्स बोलते हैं। और सोर्सेस मतलब कहां से पैसे आएंगे, उसको बोलेंगे सोर्सेस ऑफ फंड्स। अब दो तरीका है पैसा आने का, एक बेटा है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, एक है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अगर कंपनी है और कंपनी को पैसे चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए तो इधर वाली जो लिस्ट है यहाँ से लेगी, अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो यहाँ से लेगी। ये सारी की सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, इसकी मीनिंग, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज वगैरह वगैरह सब में पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होगा, आप लोगों की क्या क्या चीज़ें हैं देख लो जल्दी से। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले लॉन्ग टर्म के बारे में। शॉर्ट टर्म में क्या है बेटा? शॉर्ट टर्म में है पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट, कस्टमर एडवांसेस, फैक्टरिंग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट और लास्ट है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। तो ये 7 इधर है, 6 इधर है, मतलब 13 लॉन्ग और शॉर्ट मिला के पूरे हैं जो हमें पढ़ने हैं। और साथ ही इसके मीनिंग भी है, फीचर्स भी है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज वगैरह सब कुछ है। तो बहुत डिटेल में पढ़ना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो समझ में आ गया होगा सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब। सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब पैसे चाहिए बिजनेस में, और बिजनेस में पैसे लाने के लिए दो तरीके, एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में ये वाली चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म में ये वाली चीज़ें हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको मैं बताता हूँ सबसे स्टार्ट करके इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, सबके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स पहले एक चीज समझ लो, शेयर्स क्या होते हैं। ऑलरेडी आप लोग पता है, लास्ट चैप्टर में, नहीं पता है तब भी बता देता हूँ कि शेयर्स है। शेयर्स का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है और कंपनी का नाम है अपनी KGF। क्या नाम है कंपनी का? नाम KGF। रॉकी भाई वाली जो कंपनी है ना, KGF, वो है नाम है। ठीक है, अब जो KGF है, एक कंपनी है, उसको पैसे चाहिए। अब कंपनी को मान लो 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो अब 1 करोड़ रुपए कोई एक आदमी तो देगा नहीं। तो कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा क्या करती है, लोगों को शेयर बांट देती है। मतलब आप भी हमारे कंपनी क्या कर सकते हैं, एज अ शेयर होल्डर बन सकते हैं, एज अ पार्टनर बन सकते हैं, अगर आप कुछ पैसे लगाते हो तो। भाई 1 करोड़ एक आदमी तो देगा नहीं। अब हमने क्या किया, 100 रुपए का एक शेयर कर दिया। कितने रुपए का? 100 रुपए का। अब 100 रुपए का एक शेयर है, जो भी 100 रुपए का भी लेगा वो भी शेयर होल्डर रहेगा। भले एक शेयर 100 रुपए का रहे, लेकिन शेयर होल्डर रहेगा। अब किसी ने 10 लिए, किसी ने 50 लिए, किसी ने 100 लिए, इस तरह से करते करते बहुत से लोग शेयर खरीदते हैं और हम कंपनी के पास ये पैसे क्या हो जाते हैं, रेस हो जाते हैं, पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। बात समझ में आ रही बात की नहीं? तो कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं बोलूँगा भाई मैं अपना शेयर बेच रहा हूँ, आप लोग भी इन्वेस्ट कर दिए, अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो आपको भी होगा। हाँ, लेकिन कंपनी में ये है कि अगर शेयर में ये है कि अगर मान लो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हुआ तो आपको हर हाल में मिलेगा। तो शेयर का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने कुछ हिस्से अपने कंपनी के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सोल्ड करती है, जिसको लेना होता है वो ले लेता है। अब उसमें वैरायटी, एक इक्विटी शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर है। क्या है बेटा? एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। तो अभी हम लोग बात करेंगे इक्विटी शेयर की। इक्विटी शेयर का मतलब, पहले यहाँ सब जानने से पहले मतलब समझ लो। इक्विटी शेयर एक ऐसा शेयर होता है जिसकी फेस वैल्यू कम होती है कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है, लेस कॉस्टली होता है, सस्ता होता है कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर पे। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्या है, इनके पास वोटिंग राइट्स होता है। क्या होता है बेटा? इनके पास वोटिंग राइट्स होता है। किनके पास?
इक्विटी शेयर वालों के पास वोटिंग राइट्स होता है, मतलब कोई भी डिसीजन लेना होगा तो इक्विटी शेयर वालों से पूछा जाता है। और क्या होता है, इनको पेमेंट जो होती है, पेमेंट ऑफ वेजेस एट लास्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एट लास्ट, इसका मतलब क्या है, सबसे लास्ट में मिलता है। जब सबको प्रॉफिट मिल जाएगा तो लास्ट में मिलेगा। इनका प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, हो सकता है अनलिमिटेड प्रॉफिट मिले, हो सकता है थोड़ा सा नन्ना सा प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो पेमेंट इसमें क्या होता है, आपको मतलब कंफर्म नहीं होता है, प्राइस हो सकता है करोड़ों में प्रॉफिट मिले, हो सकता है 1 रुपया भी ना मिले। ये सारी चीजें इक्विटी शेयर की होती है। तो शेयर का मतलब समझ गए, इक्विटी शेयर का मतलब समझ गए। देखो मीनिंग में क्या लिखा है, सिंपल सा लिखा है, नो प्रेफरेंशियल राइट्स बट फुल वोटिंग राइट्स, मतलब पेमेंट इनको पहले नहीं जाती, प्रॉफिट सबसे लास्ट में मिलता है, बट इनके पास क्या होता है बेटा, इनके पास वोटिंग राइट्स होता है, ठीक। उसके बाद इसके फीचर्स क्या क्या है। नंबर वन पर पहला फीचर है बेटा ओनर्स कैपिटल। क्या होता है बेटा ये ओनर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर जो लोग भी लेते हैं वो ओनर्स कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया जाता है, माना जाता है कि वो ओनर है। भाई अगर आप इक्विटी शेयर ले रहे हो तो आप कंपनी क्या माने जाओगे, ओनर माने जाओगे, यानी कि शेयर होल्डर माने जाओगे। समझ में आ रही बात। अब सिर्फ जियो किसकी कंपनी, मुकेश अंबानी की, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता है कि मुकेश अंबानी कितने % के मालिक है वहां पर। 100% नहीं है उनका, 48, 42, 49 कुछ के अराउंड % है, लेकिन इतने ढेर सारे लोग हैं और सबसे ज्यादा शेयर किसका है, मुकेश अंबानी का। इसलिए वो कौन है, वहां के डायरेक्टर है, CEO है, कौन, मुकेश अंबानी। बट 100% पैसे उनके नहीं लगे। तो इसी तरह ओनर्स कैपिटल जितने लोग भी पैसा लगाते हैं, मान लो KGF कंपनी का ओनर मैं हूं, लेकिन आप लोग ने भी कुछ पैसे लगाए हैं, तो आप भी कौन है बेटा, इसके ओनर माने जाएंगे। नंबर 2 पर क्या है, वोटिंग राइट्स। कंपनी के जो इक्विटी शेयर लेते हैं उनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट्स होता है, वो डिसीजन वगैरह में उनको बुलाया जाता है। नंबर 3 पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा तो मैनेजमेंट में इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। परमानेंट कैपिटल, ये एक परमानेंट कैपिटल है, ये तभी वापस करी जाती है जब कंपनी वाइंड अप होती है। वाइंड अप का मतलब जब कंपनी बंद होती है बच्चा, तभी ये पैसे वापस कर देंगे, अदरवाइज ये पैसे वापस नहीं करे जाते, ठीक। एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज की बात करते हैं। नंबर वन है फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो एडवांटेज कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है और इन्वेस्टर जो पैसा इसमें लगाते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है, पहले देखते हैं। नो बर्डन अर्निंग, पैसा कमाने की कोई टेंशन नहीं। क्यों, मान लो अगर आपने शेयर खरीद लिया, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी आपको पैसा देगी, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं देगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो शेयर होल्डर जो लोगों ने शेयर लिया इक्विटी शेयर, तो पैसा रिटर्न करने की टेंशन नहीं है। नंबर 2, ये कैसी कैपिटल है बेटा, परमानेंट कैपिटल है। कैसी कैपिटल है, ये आपकी एक परमानेंट कैपिटल होती है, यानी कि कंपनी को मिल जाती है परमानेंट, वापस करने का टेंशन नहीं है, लास्ट में वापस करेंगे सबसे, अभी नहीं, कंपनी जब बंद होगी तब की तब देखा जाएगा। नंबर 3 नो चार्ज ऑन एसेट, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी है, पढ़ रहे हम लोग, तो नो चार्ज ऑन एसेट। अगर आप मार्केट से पैसा लेते हो इक्विटी शेयर का, तो आपको वहाँ पर कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, एसेट वगैरह अपनी गिरवी नहीं रखनी है। ऐसे क्या होता है, आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको अपनी प्रॉपर्टी वगैरह वहाँ पर मॉर्गेज रखना पड़ता है, यानी गिरवी रखनी पड़ती है, लेकिन इक्विटी शेयर से पैसे लेते वक्त आपको कुछ भी एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ता। नंबर 4 अनलिमिटेड सोर्स। कैसा सोर्स है बेटा, ये अनलिमिटेड सोर्स है, आप यहाँ से अनलिमिटेड पैसे गेन कर सकते हो। फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इन्वेस्टर मतलब जैसे हम लोग पैसा किसी कंपनी में लगा दें, तो मान लो पहला आप इक्विटी शेयर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, वोटिंग राइट्स मिलेगा। दूसरा प्री इम्पिटिव राइट, प्री इम्पिटिव राइट्स का मतलब है, मान लो कोई कंपनी है KGF, इसके शेयर आप मान लो मैंने खरीद रखे हैं, अब कंपनी मान लो और नए शेयर इशू कर रही है, मतलब पहले से तो बेचे हुए तो मैं इसका शेयर होल्डर था, कंपनी नए शेयर इशू कर रही है, तो कंपनी कभी भी शेयर इशू करेगी तो जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो पहले से इस कंपनी के शेयर होल्डर है, उनको पहले बोलेगी भाई आपको लेना है। अगर आप मना कर दोगे तब वो नए आदमी को ढूंढेगी, पहले अपने पुराने शेयर होल्डर को भी इशू करती है। तो यही फायदा होता है इक्विटी शेयर लेने का। एक फायदा ये भी है, जब कंपनी नए शेयर इशू करेगी तो पहले आपसे पूछेगी, बाद में किसी और से पूछेगी। नंबर 3 लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, जितना पैसा लगाया उतने की लायबिलिटी है और नुकसान हो गया तो बस उतने की है, अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पर नहीं होती है। ये फायदा होता है किसका भैया, आपके इक्विटी शेयर लेने का। समझ में आया कि नहीं आया, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, हम लोग देखते हैं जल्दी से डिसएडवांटेज क्या होती है। तो भैया चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं अब हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर देखेंगे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग बात करें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के लिए डिसएडवांटेज क्या है इक्विटी शेयर इशू करने पर, तो नंबर 1 पर है डेंजर ऑफ
ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि देखो आप शेयर इशू कर रहे हो तो कभी कभी मान लो हमें ज़रूरत है 1 करोड़ रुपए की, लेकिन अभी आप 2 करोड़ तक इशू कर सकते हो, तो पैसा तो यार किसको पसंद नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन, जितना पैसे की जरूरत नहीं उससे ज़्यादा पैसा हो जाता है। कभी कभी 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ ले लिया, 2 करोड़ ले लिया, 5 करोड़ तक की लिमिट है मान लो, तो वो क्या हो जाएगा ओवर कैपिटलाइजेशन है। भाई देखो पैसा उतना ही होना चाहिए लगाने के लिए बिजनेस जितनी नीड हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगा दो तब भी दिक्कत है, और कम रहेगा तो दिक्कत तो रहेगी, तो ओवर कैपिटलाइजेशन होने का खतरा रहता है। नंबर 2, नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या है बेटा? नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता था? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है उधार के पैसे से बिजनेस करना। क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है उधार के पैसे से बिजनेस करना, जैसे डिबेंचर, बैंक लोन वगैरह। लेकिन इक्विटी शेयर अगर आप लेते हो तो जो इक्विटी शेयर इशू करते हो, तो इक्विटी शेयर लेने वाला भी कौन होता है? ओनर होता है। अगर आप मान लो किसी कंपनी के, अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हो, जैसे आपने जियो कंपनी की इक्विटी शेयर लिए, तो आप जियो कंपनी क्या रहोगे? कहीं ना कहीं शेयर होल्डर रहोगे, ठीक है, एक तरह से मालिक ही बने जाओगे। मालिक तो जियो कंपनी का मुकेश अंबानी है, लेकिन आप 1 लाख रुपए का, 1,000 रुपए का भी शेयर लेते हो, ठीक है, तो आप उसके शेयर होल्डर हो। वो माने कोई ना माने, आप ऑन पेपर आप उसके शेयर होल्डर हो, अगर आपने 1,000 रुपए का भी शेयर लिया है तो एक तरह से तो ओनर है। तो ये उधार का पैसा तो हुआ नहीं। इक्विटी शेयर, इक्विटी वाले जितने भी होते हैं एक तरह से कौन? शेयर होल्डर। तो आप उधार के पैसे से बिजनेस कहाँ कर रहे हो? सबके सब तो ओनर ही है, सबके सब तो शेयर होल्डर ही है। तो नो ट्रेडिंग और इक्विटी, उधार के पैसे से बिजनेस नहीं हो पाता है। नंबर 3, ये क्या है? कॉस्टली पड़ता है। कॉस्टली पड़ता है। भाई कॉस्टली क्यों पड़ता है? कॉस्टली पड़ने का रीजन ये है कि अब शेयर खुद से बिक नहीं रहे हैं, तो हमें अंडर राइटिंग कमीशन देना पड़ता है। भाई किसी के जरिए से बिकवाओगे ब्रोकर वगैरह से, तो वहाँ पर आपको कमीशन वगैरह देनी पड़ती है, तो वहाँ पर पैसा खर्चा होता है, एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्चा होता है। नंबर 4, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल क्या होता है बेटा? देखो इनफ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लो आपकी सबकी गाइडलाइन होती है। जियो है, जियो की अपनी एक अलग रेपुटेशन है, वीवो है उसकी अपनी अलग है। अब मान लो मैंने अपनी अलग की कंपनी खोली है, तो मान लो रेपुटेशन है लेकिन इतनी नहीं है, ठीक है, मैंने अपने नाम से खोल दी, आमिर के नाम से। अब कंपनी का नाम आमिर है यार, अब इतना कोई जानता नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, जो गवर्नमेंट क्या होती है, सबकी लिमिट सेट करती है। क्या करती है बेटा? सबकी गवर्नमेंट क्या कर देती है? लिमिट सेट कर देती है कि भाई जियो वाले 10 करोड़ लोन ले सकते हैं, वीवो वाले 1 करोड़ ले सकते हैं, और हम 10 लाख का लोन ले सकते हैं। समझ में? सबकी लिमिट है। तो क्या बोल रहा है ये? इनफ्लेक्सिबल, मतलब यहाँ पर सबकी क्या होती है? गवर्नमेंट जो है सेट करती है, यानी सेबी। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट की ब्रांच होती है, तो वो सब पे क्या रखती है? फिक्स करती है। नहीं कि आप अनलिमिटेड पैसा लेते चले जा रहे हो, कल रातों रात पैसा लेके भाग गए, तो ये क्या रहता है? इनफ्लेक्सिबल रहता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। नंबर 5 पर है मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। इसमें आप क्या देते हो? इक्विटी शेयर में लोगों को देते हो वोटिंग राइट्स। जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनको आप क्या देते हो? वोटिंग राइट्स देते हो। और जब वोटिंग राइट्स दोगे तो जो आपका पावर है, कंट्रोल जो है, वो मैनिपुलेट होगा और कई लोगों के हाथों में भी चला जाएगा। तो ये क्या इसकी डिसएडवांटेज है? भाई कई लोगों के हाथ में वोटिंग राइट्स रहेगा, तो हर आदमी अपने हिसाब से कहेगा ऐसा करो ऐसा करो, तो आपका बिजनेस में पावर कम रहेगा। ठीक, ये डिसएडवांटेज है। इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज क्या है? नंबर 1, परपेचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय अ फ्यू। इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? परपेचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय अ फ्यू। ये बोल रहे हैं बेटा कि देखो उसमें कहने को तो ऑन पेपर तो ये बोला गया है कि आपको वोटिंग राइट्स देंगे, वोटिंग राइट्स मिलता भी है, लेकिन कंट्रोल सिर्फ फ्यू लोगों के हाथ में होता नहीं है। कि भाई देखो दे तो रही है कि ठीक है पावर है, लेकिन एक्चुअल में कोई पूछता नहीं है आपसे, कुछ लोगों के हाथ में ही होता है। ये डिसएडवांटेज है इन्वेस्टर के लिए। नंबर 2, हाई रिस्क रहता है। हाई रिस्क का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर हाई रिस्क का मतलब ये है कि फ़ायदा हो सकता है और कभी कभी हो सकता है आपके पैसे चले जाए, कंपनी कोई फ़ायदा ही ना हो। और तीसरा ये होता है अनहेल्दी स्पेकुलेशन। अनहेल्दी स्पेकुलेशन का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी जानबूझ से अपने शेयर के रेट हाई दिखाती है, स्पेकुलेट कर देती है, कम ज़्यादा कर देती है, तो आपको लगेगा यार कंपनी तो ग्रोथ कर रही है, तो वहाँ पर भी क्या रहता है? अनहेल्दी स्पेकुलेशन रहता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और यहाँ तक समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, उसकी मीनिंग, उसके डिफरेंस, एडवांटेज, टाइप्स वगैरह वगैरह। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर के बारे में तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? तो अभी मैंने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर के बारे में ऑलरेडी आपको पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 2 तरह के शेयर होते हैं,
एक इक्विटी होता है, एक प्रेफरेंस होता है। तो प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, प्रॉफिट पहले मिलता है। प्रेफरेंस शेयर वालों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। ये टाइप्स है, अलग अलग है, अलग अलग कपड़े होते हैं, कोई कॉटन होता है, कोई सिल्क होता है, उस तरह शेयर्स होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो कुछ लोग इक्विटी लेते हैं, कुछ लोग प्रेफरेंस लेते हैं। बस इस तरह देखो बुक में लिखा है, क्या लिखा है कि प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या होता है, एक तो प्रेफरेंशियल राइट्स मिलता है बिफोर इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर वालों से पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा मिलता है। दूसरा क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जो भी पैसा बिजनेस में लगाया गया है वो पैसा क्या हो जाता है, रीपेड हो जाता है, यानी कि आपको पैसा वापस मिल जाता है। इक्विटी शेयर में क्या है, जब कंपनी बंद होगी तभी पैसा मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद पैसा आपको मिल जाता है। ठीक, अब उसकी मेरिट्स क्या क्या होती है हम लोग देखते हैं, फिर डीमेरिट्स भी देखेंगे। पहले मेरिट देखेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मेरिट्स है बेटा, तो सबसे पहली मेरिट है नो बर्डन ऑन अर्निंग। पहली मेरिट क्या है, नो बर्डन ऑन अर्निंग। कंपनी के लिए पहला फायदा क्या है बेटा, कंपनी के लिए सबसे पहला फायदा है कि कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तभी बेनिफिट देगी, अदरवाइज बेनिफिट नहीं देगी। ठीक है मतलब पैसा होगा तो प्रॉफिट होगा तो कंपनी शेयर देगी, अदरवाइज नहीं देगी। ठीक, नंबर 2, नो इंटरफेरेंस इज मैनेजमेंट। देखो इक्विटी शेयर जो लोग रहते हैं उनको वोटिंग राइट्स मिलता है, लेकिन जो लोग प्रेफरेंस शेयर मिलते हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। तो जब वोटिंग राइट्स नहीं है तो वो किसी तरह का इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, नो चार्ज ऑन एसेट। तीसरा फायदा ये है बेटा कि कोई भी चीज़ आपको गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। प्रेफरेंस शेयर में आपको शेयर के पैसे भी मिल जाएंगे और अपना कोई भी आइटम्स आपको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। ठीक, नंबर 4, ट्रेडिंग और इक्विटी। ट्रेडिंग और इक्विटी इसमें कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में नहीं था, क्योंकि जितने भी लोग, मैंने बताया अभी कि जितने भी लोग इक्विटी शेयर लेते हैं, जितने भी इक्विटी शेयर लेते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। तो एक ट्रेडिंग और इक्विटी कैसे हुआ, और ट्रेडिंग और इक्विटी का मतलब होता है उधार के पैसे से बिजनेस करना। तो यहाँ पर क्या है, आप उधार के पैसे से बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर लेता है वो इक्विटी में नहीं आता। ठीक, नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। क्या रहती है बेटी, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर लोगों का कंट्रोल भी नहीं है, अपने हिसाब से आप बिजनेस चला सकते हो और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता है। दूसरा फायदा ये है कि आप अगर मान लो आपको काम हो गया है तो आप कंपनी का बेनिफिट, कंपनी का काम हो गया है तो कंपनी पैसे वापस कर सकती है, बिना वजह किसी के पैसे अपने पास नहीं रखने की जरूरत होती है। लेकिन इक्विटी शेयर से पैसे लोगे तो आप उसको वापस नहीं कर सकते जब तक कंपनी बंद ना होने पाए। ठीक, ये इसकी मेरिट्स है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसकी मेरिट्स इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो नंबर 1 पर बेटा रेगुलर डिविडेंड। क्या है, रेगुलर डिविडेंड। यहाँ पर क्या मिलता है, रेगुलर डिविडेंड मिलता है कंपेयर टू इक्विटी शेयर, मतलब स्टेबल रहता है एक टाइम तक, मतलब जो कंफर्म तो प्रेफरेंस में भी नहीं, कंफर्म तो इक्विटी शेयर में नहीं है। लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा प्रेफरेंस शेयर वालों को। इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में मिलता है। ठीक है, तो पहले इक्विटी शेयर वालों से पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है। तो यहाँ पर रेगुलर डिविडेंड यानी कि इनकम आपकी स्टेबल रहती है, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है, लो रिस्क। हम लोग इसके हिसाब से देख रहे हैं अभी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने पैसा लगाया है तो उनके लिए रिस्क क्या रहता है बच्चा, लो रहता है। रिस्क क्या रहता है, लो रहता है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि आप पैसे मिल जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू इक्विटी शेयर। नंबर 3, गेट बैक देयर इन्वेस्टमेंट। तीसरा फायदा इन्वेस्टर के लिए कि एक टाइम के बाद, एक फिक्स पीरियड के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं अगर आप प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाते हो। अगर आप इक्विटी में लगाओगे तो पैसे वापस कभी कभी मिलते हैं जब कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंड अप मतलब बंद होती है सॉरी। तीसरा है, आगे है, ये तो आपकी मेरिट्स होगी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरिट हो गई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं डीमेरिट्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डीमेरिट्स इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डीमेरिट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कॉस्टली सोर्स होता है। कंपनी के लिए क्या है, कॉस्टली सोर्स होता है कि ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर में से अच्छा है कि हम लोग डिविडेंड इशू कर लें, डिविडेंड में कम पैसा देना होता है, जबकि कंपेयर टू डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड बोलो, डिवेंचर। अभी डिवेंचर होता क्या है, एक लोन होता है, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये बोल रहा है कि कॉस्टली सोर्स होता है, महंगा पड़ता है, इससे अच्छा तो हम लोग डिवेंचर इशू कर ले। डिवेंचर ही प्रेफरेंस शेयर की तरह होता है, मैं बताता हूँ क्या है। बस हम लोग कोई एक चीज़ है जो कि इससे सस्ता पड़ता है, तो यार हम लोग क्या करेंगे प्रेफरेंस शेयर इशू करके, इससे अच्छा डिवेंचर इशू कर लें। नंबर 2, परमानेंट बर्डन। कंपनी के लिए क्या है, परमानेंट बर्डन है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो देना पड़ेगा। और अगर मान लो एक कि जैसे प्रेफरेंस शेयर होता है ना, कई तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उसी में एक प्रेफरेंस शेयर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्या बोलते हैं,
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो अगर आपने ये वाला शेयर लिया है बेटा, कौन वाला, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वाला लिया है, तो कंपनी को मान लो कि अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ, ऐसे मान लो 2024 चल रहा है और इस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कंपनी आपको 2025 में आपको 25 वाला तो प्रॉफिट देगी ही देगी, जो पिछले साल का लॉस हुआ था वो भी देगी। तो ये कंपनी के लिए क्या है, परमानेंट बर्डन है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपको जिस साल भी होगा आपको उस ईयर, अब उस साल का तो देना ही देना है और पिछले सालों का भी देना ही देना है। तो ये क्या है, कंपनी के लिए परमानेंट बर्डन है, बोझ हल्का ही नहीं हो पाएगा। ठीक, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब आप पैसा वापस करते हो, रिडेम्पशन करते हो, तो वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है। और क्या है, 4 पॉइंट, फिफ्थ हटा दो, फोर्थ ही बहुत है, लो पीएल का मतलब क्या है, ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, इसमें पैसा नहीं लगाते। जिनको इक्विटी लेना होता है वो इक्विटी ले लेते हैं, शेयर लेना होता है वो इक्विटी ले लेते हैं, और जिनको प्रेफरेंस शेयर लेना होता है वो डिबेंचर ले लेते हैं, क्योंकि क्या कोई इतना वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लो पीएल हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, डीमेरिट्स। क्या है बेटा, डीमेरिट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू। ये थी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बुक में हेडिंग नहीं है इसकी भी मैंने अपने से बना दी, आप यही हेडिंग याद कर लेना। ठीक, नंबर 1 लैक ऑफ वोटिंग राइट्स। उसके साथ ही इंपॉर्टेंट बना, अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ अब आप जैसे जैसे चैप्टर हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज लाना स्टार्ट करूँ, कल आपको दूंगा मैं बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक, नंबर 1 लैक ऑफ वोटिंग राइट्स। क्या है बच्चा, वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है, वोटिंग राइट्स यहाँ पर नहीं मिलता इन्वेस्टर को। वोटिंग राइट्स सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर वालों के पास होता है, प्रेफरेंस शेयर वालों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। नंबर 2 फेयर ऑफ बीइंग शोन द डोर। ध्यान से लिखो, अगर दिख नहीं रहा है तो सुन लो, फेयर, FEAR, फेयर ऑफ बीइंग शोन द डोर, SHOWN, शो द डोर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो, जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, क्या होती है बेटा, ये कंपनी है जिसका नाम है KGF, अपने रॉकी भाई वाली। अब ये रॉकी भाई को पैसे की जरूरत थी, तो रॉकी भाई ने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया और 10 करोड़ रुपए ले लिया। प्रेफरेंस शेयर इशू करके 10 करोड़ रुपए ले लिया भाई, जो भी शेयर होल्डर तो उन्होंने खरीद लिया। अब होता क्या है, अब कंपनी जब रन करने लगी, कंपनी ग्रो करने लगी, तो कंपनी ने क्या किया, ये पैसा वापस कर दिया। ध्यान समझ लो, एक प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि ले तो लिया, अब जिन्होंने शेयर खरीदा था, जो शेयर होल्डर, उनको लगा था भाई ये फायदा होगा। जब कंपनी को पैसे की जरूरत पूरी हो गई तो कंपनी पैसा वापस कर देती है, प्रॉफिट मिल ही नहीं पाता जितना मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि यार उसने बुरे टाइम पे तो आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर लिया और आप पैसा, आपने जब काम पूरा हो गया आपने पैसा वापस कर दिया। तो जब आपके घर आए लेकिन आपके कुछ हाथ नहीं लगा, समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं फेयर ऑफ बीइंग शोन द डोर। कभी भी आपके पास फेयर आ सकता है भैया, समझ रहे हो। तो ये एक रिस्की रहता है, एक तो पैसा ले भी लिया और जब हमें लगा हम कमाने की बारी आई तो हमको हटा के फेंक दिया। ठीक है, ये नुकसान है। नंबर 3 लो कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल कोई एप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलता है। अगर किसी साल कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो कंपनी कुछ बढ़ा कर देगी, वही फिक्स पैसा आपको प्रेफरेंस शेयर में मिलता है, जबकि इक्विटी शेयर में पैसे बढ़ा कर मिलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से हम लोग देखते हैं फिर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हाँ तो बच्चे चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सबसे पहले आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है। ठीक है, लास्ट 4 साल में 2 बार तो ये आ चुका है, लास्ट 4 ईयर्स में 2 टाइप्स आ चुका है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पहला है क्युमुलेटिव एंड नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो क्युमुलेटिव और नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, अलग अलग तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, तो उसमें एक क्युमुलेटिव और एक नॉन क्युमुलेटिव। पहले हम लोग बात करते हैं क्युमुलेटिव की, नॉन क्युमुलेटिव अपने आप समझ में जाएगा। अगर आप लोगों ने या किसी ने भी क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिया है तो चीज समझो, मान लो आप किसी कोई कंपनी का नाम है ABC, आपने इस कंपनी के ABC कंपनी के क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिए हैं, तो मान लो 2023 में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ,
2024 में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ। जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी प्रॉफिट देती भी नहीं जो भी शेयर होल्डर होते, चाहे इक्विटी की हो चाहे प्रेफरेंस की हो। तो अगर आपने क्युमुलेटिव प्रेफरेंस लिया है तो अगर मान लो कंपनी को 23 में फायदा नहीं हुआ, 24 में भी फायदा नहीं हुआ, 23, 24 दोनों में फायदा नहीं हुआ, और 2025 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी क्या करती है, जो लोग क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लेते हैं उनको कंपनी 2025 को तो प्रॉफिट देगा ही देगी। कंपनी उनको 2025 का प्रॉफिट तो देगी ही देगी, साथ ही साथ 2023 और 2024 का भी प्रॉफिट देगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई। तो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो फेयर होते हैं जो लोग लेते हैं जिनको अगर कंपनी को किसी साल लॉस हो जाता है तो कंपनी जब भी उसको बेनिफिट होता है, 1 साल 2 साल जो इतने साल का भी लॉस होता है, वो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वालों को पिछले साल के भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन अगर किसी ने नॉन क्युमुलेटिव लिया है तो इसका उल्टा, यानी कि वाइस वर्सा, दैट मीन्स कंपनी उसी साल का प्रॉफिट देती है जिस साल उसको होता है, पिछले बीते हुए सालों जिस साल नहीं हुआ उसको नहीं देती है। ठीक है। नंबर 2, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है? अगर मान लो आप लोगों ने, एक सेकेंड रुकना, कॉल किसकी आ रही, एक सेकेंड रुकना बस। हाँ भैया चलो देखो आगे क्या है, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है? तो अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर लिया है तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि कैसे कंपनी है और कंपनी को मान लो 1 करोड़ का फायदा हुआ, 100 करोड़ कर लो, कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट होने के बाद सबको बांट दिया, इक्विटी शेयर वालों को दे दिया, प्रेफरेंस शेयर वालों को दे दिया, डिवेंचर वालों को दे दिया, मतलब और जो भी बैंक लोन, मतलब जितने भी लोग थे, जितने भी सैलरी थी, स्टाफ था, सबको सब कुछ दे दिया। अब पैसा बांटने के बाद 100 करोड़ बांटने में कंपनी के पास अभी भी 20 करोड़ रुपए बच गए। मतलब कंपनी को जितना भी बेनिफिट हुआ था तो कंपनी सबको बांट दिया, सबका अपना अपना हिस्सा। उसके बाद भी पैसा बच रहा है, बांटने के बाद, ध्यान समझो, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन अगर कुछ पैसे बच रहे हैं तो कंपनी क्या करती है, तो जो लोग पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर लेते हैं उनको बचे हुए पैसे में भी प्रॉफिट मिलता है। मतलब अगर सबको बांटने के बाद कुछ पैसे बच रहे हैं तो उस पैसे में भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रॉफिट मिलता है, उनका राइट्स होता है। लेकिन अगर आपने नॉन पार्टिसिपेटिंग लिया है तो फिर आपको मिल गया, एक बार मिल गया, अगर पैसा बच भी गया है, प्रॉफिट बचा भी, तो आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक। नंबर 3, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। जो लोग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लेते हैं उनका एक फिक्स पीरियड के बाद, 5 साल 10 साल 15 साल के बाद कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान सुनो, जो लोग कन्वर्टेबल लेते हैं उनका शेयर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हर आदमी इक्विटी शेयर लेना चाहता है जो कि इजीली मिलता नहीं है। और जो नॉन कन्वर्टेबल लेते हैं उनका कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होता है। नंबर 4, रिडीमेबल एंड इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या है बेटा? रिडीमेबल एंड इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिया है तो 5 ईयर्स 10 ईयर्स, कहने का मतलब एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर लिया है, रिडीमेबल लिया है। अगर आपने इरिडेमेबल लिया है तो ये पैसे है कंपनी आपको वापस नहीं करती है, सिर्फ तभी वापस करती है जब कंपनी वाइंड अप होती है। वाइंड अप का मतलब होता है जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी आपको आपके पैसे वापस करती है। कौन से? इरिडेबल वाले, अदरवाइज आपको वापस नहीं करते। लेकिन आपने रिडीमेबल लिया तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। और इसी के साथ आपका प्रेफरेंस शेयर वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं जल्दी से। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि बोनस शेयर क्या होते हैं। उसके राइट शेयर है, ESOP है और स्वेट इक्विटी शेयर है। और सिलेबस में आपका सिर्फ और सिर्फ इसकी मीनिंग है। क्या है बेटा? इसकी सिर्फ और सिर्फ मीनिंग है, तो मीनिंग अच्छे से देखते हैं। देखो बोनस शेयर क्या होता है पहले आप ये समझ लो। देखो बोनस शेयर का मतलब सोचते हो, शेयर्स इशूड फ्री ऑफ चार्ज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जब कंपनी कभी कभी क्या होता है, फ्री ऑफ चार्ज, उसको कोई चार्जेस नहीं लेती कंपनी, और जो पहले से शेयर होल्डर है, मतलब जैसे मेरी कंपनी है, ये कंपनी का नाम क्या है? KGF। अब KGF कंपनी ने बहुत से लोगों ने शेयर होल्डर, बहुत से लोगों ने शेयर ले रखा है, तो कंपनी क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मान लो ये A है, ये B है, इसका नाम है ABC, इन लोगों ने शेयर ले रखा है, तो कंपनी कभी कभी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट और शेयर दे देती है। क्यों दे देती है? अब ध्यान समझना, कभी कभी होता क्या है, कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है। मतलब इतना प्रॉफिट है कि जो कंपनी के पास रखा हुआ है,
समझ रहे हो, कंपनी के पास क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया किसी साल कंपनी को, कंपनी क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, रखा हुआ है, सब कुछ बांटने के बाद भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट पड़ा हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो कंपनी क्या करती है, जो अपने शेयर होल्डर्स है उनको खुश करने के लिए, उनको हैप्पी करने के लिए क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके नाम पे और शेयर इशू कर देती है। देखो एक तो ये कि प्रॉफिट हुआ उनको बांट दो, वो अलग चीज हो गई, लेकिन कंपनी उनको प्रॉफिट ना बांट के उनको क्या कर देती है, बोनस शेयर दे देती है। बोनस शेयर का मतलब जैसे मान लो इनको 100 शेयर था, तो इनके पास पहले से, इनके पास भी 100 शेयर थे, इनके पास 100 शेयर पहले से थे, कंपनी ने मान लो 100 शेयर और इशू किए, तो इनकी 10% के मालिक है, तो 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% कितना होता है 10, तो ये अपनी की इनके कितने हो जाएंगे 110, ये मान लो 20% के मालिक थे, तो 100 का 20 कितना, इनका कितना हो जाएगा 120। तो कहने का मतलब जितने भी शेयर एक्स्ट्रा उन्होंने निकाले थे तो उन्होंने बोनस शेयर इन लोग को दे दिया जो कि पहले से काम करते थे, वो भी कब, कंडीशन याद रखना जब कंपनी ने सबको बांट दिया हो, ये नहीं कि प्रॉफिट हुआ और चीज़ों लोगों को प्रॉफिट नहीं दिया इनको सबको बोनस बांट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। नंबर 2, राइट शेयर और राइट इशू। कि राइट शेयर क्या होता है या राइट इशू क्या होता है। देखो मान लो एक कंपनी है, इसका नाम है KGF, क्या नाम है, KGF, ठीक है। अब जो KGF कंपनी है, तो मान लो पहले से इसके बहुत से शेयर होल्डर हैं, बहुत से शेयर होल्डर हैं, अब कंपनी और नए शेयर इशू कर रही है। कंपनी क्या इशू कर रही है, न्यू शेयर्स इशूड। तो जब भी कंपनी कोई भी न्यू शेयर इशू करती है तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे पूछती है। मान लो जैसे इस कंपनी ने शेयर इशू किया, नया शेयर इशू करने जा रही 1000 शेयर या 100 शेयर जितने भी, तो जो पहले से उनको पूछेगी भैया देखो ऐसा है कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, क्या आपको शेयर लेना है, आप इंटरेस्टेड हो तो आप बता दो, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो भी बता दो। तो कंपनी पहले जब भी नया शेयर इशू करती है तो पहले किसको इशू करती है, जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, नए लोग को ऑफर नहीं करती है, जो पहले से होते हैं उनको ऑफर करती है। और किस पे करती है, एट डिस्काउंट पे करती है, मतलब नए लोग को देगी तो महंगा देगी, लेकिन जो पहले से उनको सस्ता देगी। और 30 डेज का टाइम देती है, 30 दिन का, बोलती 30 डेज के अंदर आप कंफर्म करके बता दो कि आपको शेयर लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप 30 डेज तक रिस्पॉन्स नहीं दोगे 30 दिन तक, तो कंपनी फिर किसी और को बेच देगी। तो क्या है राइट शेयर का मतलब, राइट शेयर का मतलब जो कंपनी न्यू शेयर और इशू करती है तो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछती है और डिस्काउंट भी देती है और 30 डेज का टाइम देती है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अगला देखो ESOP। ESOP का मतलब होता है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या होता है, याद करें ना फुल फॉर्म, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर शेयर इशू हुआ था, ऑफर हुआ था किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। यहाँ पर शेयर इशूड टू एम्प्लॉय एट बिलो मार्केट प्राइस। यहाँ पर आप किसको इशू करते हो, एम्प्लॉइज को, जो आपके बहुत परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं जिनका आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो कंपनी उनको कुछ शेयर्स देके अपना एक तरह से चाहती है कि यहाँ से जाने ना पाए, भाई हमारे यहाँ काम कर रहा है तो हमारे यहाँ परमानेंट बना रहा है, तो उनको कुछ शेयर्स वगैरह दे देती है। उसके बोलते हैं शेयर इशू टू एम्प्लॉय। जब आप अपने एम्प्लॉय को देते हो, ये शेयर होल्डर अलग है, ये कौन है, एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय एक पे काम करता है आप उनको शेयर देते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें कंडीशन क्या है, एक और क्या है, एम्प्लॉय कैन पे इट्स इंस्टॉलमेंट। साथ ही साथ एक तो इसको आप डिस्काउंट भी देते हो और आप ये इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकता है, इसको जरूरत नहीं है एक साथ अपने सैलरी में से कट करवा देगा। समझ में आ रही बात। नंबर 4, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, तो स्वेट शेयर इशूड बाय अ कंपनी अंडर सेक्शन 79A ऑफ द कंपनी 1956 के अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय और डायरेक्टर और प्रमोटर्स। किसको देते हैं, एम्प्लॉय को, डायरेक्टर्स को या प्रोमोटर्स को कंपनी इशू करती है कि भाई आप लोग ले सकते हैं। और इसमें नई चीज़ क्या है, तो एक तो डिस्काउंट भी देती है और दूसरी कंडीशन है कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कि आप कोई नाम पे शेयर इशू कर रहे हैं, किसको, डायरेक्टर, प्रमोटर, एम्प्लॉय को। तो अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप मुझे कुछ और भी दे सकते हो, कैश की जगह पे आप कोई अपनी मशीनरी, एसेट या सर्विसेज, मतलब व्हाटएवर, उसकी जगह पे आप कैश की जगह पे जो आप कुछ दे रहे हो, लैंड, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। समझ में आ रही बात। जब आप किसी को शेयर इशू करो, मान लो मैं हूँ, मैंने आपको शेयर इशू किया, लेकिन मैंने आपको जो शेयर इशू किया उसके पहले पैसा न लेके आपसे क्या ले लिया, मैंने आपसे पैसे न लेकर आपसे कोई सामान ले लिया, उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसकी स्क्रीनशॉट लो, नोट्स में आपको दे दूंगा, नोट्स में सब आपको डिटेल में मिल जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे बताता हूँ।
आगे है रिटेन अर्निंग। क्या बेटा आगे? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में बताऊँ, रिटेन अर्निंग का मतलब होता है प्रॉफिट में से पैसे बचा बचा कर पैसे को री इन्वेस्ट करना। मान लो जैसे हर साल कंपनी, कोई भी कंपनी है, फिर से हम लोग लेंगे अपनी वही रॉकी भाई वाली कंपनी KGF कंपनी ने 2022 में कुछ प्रॉफिट कमाया, 23 में कुछ प्रॉफिट कमाया, 24 में कुछ प्रॉफिट कमाया। तो अगर 1 करोड़ कमाया तो 1 करोड़ में 10 लाख अलग कर लिया, ठीक है, 10 लाख अलग कर लिया, 10 लाख अलग कर लिया, तो कहने का मतलब 30 लाख रुपए हो गए 3 साल में। अब इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट मतलब कंपनी को अपने ग्रो कर लिया और 1-2 बिल्डिंग और बनवा ली। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो रिटेन अर्निंग का मतलब होता है पैसे से आप पैसे को सेव करना, उसको फिर री इन्वेस्ट करना बिजनेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ पार्ट री इन्वेस्टेड। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब जो प्रॉफिट में से ही बचाए हुए पैसे, आपने लोन वगैरह नहीं लिया, आपने क्या किया, आप नई बिजनेस से पैसा बचाए और उसको कर दिया री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग। क्या बोलते हैं बच्चा? रिटेन अर्निंग। ठीक, इसकी मेरिट्स क्या क्या होती है देखो, डीमेरिट्स क्या क्या होती है। नंबर 1 पर क्या है बेटा? कन्वीनियंट। क्या है बेटा? कन्वीनियंट रहता है, बहुत बढ़िया है, कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों? किसी से पैसा मांगने होती है, ना शेयर इशू करना है, ना डिवेंचर इशू करना है, ना ही कहीं से लोन लेना है। ठीक है, बहुत कन्वीनियंट रहता है। दूसरा क्या? इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है, ना किसी को लोन का इंटरेस्ट वगैरह देना नहीं है, खुद का ही तो पैसा है, इकोनॉमिकली तो पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। नो चार्ज और एसेट, कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, खुद के पैसे के लिए कहेगा गिरवी रखेंगे भाई। नंबर 4 गुडविल। मार्केट में गुडविल अच्छी बनती है, लोग कहते हैं अरे कंपनी लोन नहीं ले रही हो, खुद का पैसे से बिजनेस कर रही है, तो मार्केट में आपकी भौकाल बनेगी। भौकाल समझते हो? गुडविल बनेगी। ठीक, नंबर डिमेरिट्स। डिमेरिट्स का मतलब क्या होता है? ओवर कैपिटलाइजेशन। नुकसान क्या भैया? ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। मालूम चले पैसे की जरूरत थी 1 करोड़, आपने जमा कर लिया 2 करोड़, जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो वो भी आपके लिए सेहत के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। नंबर 2 डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर। अब जो शेयर होल्डर होते हैं उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन रहता है। क्यों? कि देखो भाई KGF कंपनी में अकेले तो पैसा लगा नहीं है मेरा, उसमें बहुत से शेयर होल्डर भी हैं, तो बुरा मानते हैं ना यार, ये आप 10-10 लाख रुपए बचा रहे हो हर साल, ये तो उनका भी हक था उसमें, कुछ 20,000 25,000 सबका अलग अलग रहा होगा। तो उनको क्या होता है? अमंग शेयर होल्डर में डिससेटिस्फैक्शन होता है, सेटिस्फाई नहीं होते, उनको लगता है यार हमारा पैसा बिजनेस में लग जा रहा है, बचा ले रहे हैं लोग हर साल कंपनी। ठीक। अनबैलेंस ग्रोथ। ग्रोथ बैलेंस नहीं हो पाती है, वो अनबैलेंस है क्योंकि पैसे अब सबको बराबर से नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आप पैसे बचा रहे हो तो वहाँ पर अनबैलेंस ग्रोथ होती है। ये मेरिट से डिमेरिट से रिटर्न अर्निंग है। समझ में आ रही बात? लास्ट ईयर वाले पेपर में रिटर्न अर्निंग आया था, तो उसको एक बार देख लेना। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम लोग बात करते हैं डिवेंचर्स की, कि डिवेंचर्स क्या होता है। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो रफ करूँ। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो बेटा है वो हमारा क्या है? डिवेंचर। क्या है? बहुत लंबा चैप्टर है भैया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। डिवेंचर्स क्या होता है बेटा? डिवेंचर्स का मतलब समझो बेटा, एक तरह का लोन होता है। जैसे आप शेयर इशू करते हो, उसी तरह आप क्या इशू करते हो? डिवेंचर भी इशू करते हो। क्या इशू करते हो? डिवेंचर भी इशू। डिफरेंस क्या होता है? मान लो ये आपका शेयर है, आपने इशू किया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कोई भी, ये आपका डिवेंचर है। अगर आपने किसी को शेयर इशू किया, मान लो एक बंदा है, ये भी यही एक बंदा है, ठीक है, इसका नाम है अमित। अमित ने शेयर भी लिया, डिवेंचर भी लिया। शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस क्या है? मान लो इसने 1 लाख रुपए का शेयर लिया और 1 लाख रुपए का डिवेंचर लिया, तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क बेटा इतना सा है कि अगर शेयर लिया तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या करेगी? अमित को बेनिफिट देगी। अदरवाइज कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो अमित को शेयर, यानी कि अमित को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने डिवेंचर लिया है, अमित ने डिवेंचर लिया है, तो कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, कंपनी हर हाल में इंटरेस्ट पेड करेगी। किसको पे करेगी? अमित को पे करेगी। कंपनी हर हाल में अमित को इंटरेस्ट पे करेगी, कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो, इट डज नॉट मैटर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा डिवेंचर्स का मतलब। और डिवेंचर एक तरह क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन होता है। क्या होता है बेटा? लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कंपनी इशू किया करती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब डिवेंचर के बाद आगे हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिवेंचर। किसकी बात करेंगे बेटा? काइंड्स ऑफ डिवेंचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखो, समझो, पेपर में आने के चांसेस है। एक तो है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर और दूसरा आपका काइंड्स ऑफ डिवेंचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोनों के दोनों है। नंबर 1 पर क्या है? नेक्ट एंड मॉर्गेज डिवेंचर्स। पहला डिवेंचर क्या बेटा? नेक्ट एंड मॉर्गेज डिवेंचर। इसका मतलब क्या होता है? देखो, मॉर्गेज मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। नेक्ट का मतलब क्या होता है? अभी समझ में आ जाएगा। देखो, नेक्ट एंड मॉर्गेज में डिफरेंस ये है कि अगर देखो उसका सबका अलग अलग नाम है डिवेंचर का। अगर आपने नेक्ट डिवेंचर लिया है तो वहां पर आप कोई भी चीज़ कंपनी गिरवी नहीं रखती। मान लो आपने नेक्ट डिवेंचर लिया,
और मान लो 10 लाख का लिया, 20 लाख का लिया, जो भी लिया, और कंपनी मान लो लॉस में चली गई, जिस कंपनी में लिया वो कंपनी लॉस में चली गई, तो फिर आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। गिरवी नहीं रखा है, कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है कंपनी को। अगर नेक डिवेंचर कंपनी इशू करती है, आप नेक डिवेंचर लेते हो तो कंपनी आपको कुछ गिरवी नहीं रखती। जैसे आप लोन लेने जाओगे तो आप अपना घर, जमीन, जायदाद गिरवी रखते हो ना, मॉर्गेज रखते हो ना, लेकिन नेट डिवेंचर जो लेते हो उसमें गिरवी नहीं रखना पड़ता है, ठीक है। कंपनी लॉस में गई तो आपका पैसा फंस गया आएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपने मॉर्गेज डिवेंचर लिया, कौन सा मॉर्गेज डिवेंचर लिया, तो यहाँ पर आप इंसान अपनी एसेट को गिरवी रखता है, और इन केस अगर मान लो कंपनी लॉस में जाती है तो कंपनी आपको अपनी प्रॉपर्टी देगी, पैसा नहीं दे पाएगी तो सामान आपको देगी, आपका पैसा मिलेगा। समझ में आ रही बात। नंबर 2, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल, इसका मतलब क्या है, देखो समझ में आ रहा हो काम से। अगर आप लोगों ने रिडीमेबल डिवेंचर लिया, क्या, अगर आपने रिडीमेबल डिवेंचर लिया तो आपको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके पैसे क्या होंगे, वापस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इररिडीमेबल डिवेंचर लिया तो आपको पैसे क्या मिलेंगे, लास्ट में मिलेंगे। तो क्या लिखा है, डिवेंचर रिपेबल और मेच्योरिटी ऑफ द ऑप्शन, डिवेंचर रिपेबल ओनली एट द टाइम वाइंडिंग अप, ठीक है। रिमेल क्या होता है, एक आपको डेट मिलेगी, 5 साल 10 साल के अंदर पैसे वापस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इररिडीमेबल डिवेंचर लिया है तो ये कब मिलेगा, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी बंद होगी तभी आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज आपके पैसे फंसे रहेंगे, ठीक। नंबर 3, बियरर एंड रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। बियरर एंड रजिस्टर्ड डिवेंचर। और अगर अभी तक वीडियो पसंद आई तो भाई एक बार लाइक कर दो, लगातार कंटिन्यूसली आपको देख लो, खड़े होकर पढ़ते रहो, इतना वन शॉट बनाने के लिए खड़े होके, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट तो करो यार, लोगों को शेयर करो अगर अभी तक समझ में आ रहा है तो, ठीक है। चलो आगे है बियरर एंड रजिस्टर्ड डिवेंचर। ये क्या होता है, अगर आपने बियरर डिवेंचर लिया है और रजिस्टर्ड डिवेंचर लिया तो क्या डिफरेंस आएगा। अगर आपने बियरर डिवेंचर लिया है तो इसका मतलब ये होता है कि अपने कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मान लो लिया किसी ने, अमित ने, वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, पैसा उसको मिल जाएगा, मतलब इंटरेस्ट का पैसा कंपनी देती है ना। तो अमित ने लिया, अमित ने दे दिया सोनू को, तो सोनू को पैसा मिल जाएगा, क्योंकि बियरर डिवेंचर में नाम नहीं लिखा होता है, ठीक। लेकिन अगर आपने रजिस्टर्ड डिवेंचर लिया है और उसमें नाम लिखा हुआ है अमित का, तो अमित किसी और को दे नहीं सकता, वो अमित के ही नाम पे इंटरेस्ट मिलेगा और किसी के नाम पे नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड डिवेंचर मतलब जब किसी के नाम पे रजिस्टर्ड हो जाता है, क्योंकि बियरर डिवेंचर का मतलब रजिस्टर्ड नहीं होता है। ये समझ में आ रही बात, ये किसी के नाम पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक। नंबर 3, नंबर 4 पे क्या है भाई, लास्ट है आपका कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। इसका मतलब क्या भैया, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल का मतलब ये है कि आप अपने डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, आप डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर में, और अगर आप नॉन कन्वर्टेबल लोगे तो आप कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप कन्वर्टेबल डिवेंचर लोगे तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल कन्वर्ट नहीं होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए, इसलिए स्पीड भी तेज़ लेके चल रहा हूँ। आई थिंक आधा समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ ले लो जल्दी से, ले लिया। चलो आगे बात करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की, कि डिवेंचर की क्या मेरिट्स है क्या डीमेरिट्स है। ध्यान से देखो, मेरिट्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मेरिट्स बेटा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे वाले का नाम क्या है, मेरिट्स इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या मेरिट्स है भाई, आओ चलो देखते हैं जल्दी से फटाफट। नंबर 1, डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। शेयर होल्डर नहीं भाई, डिवेंचर होल्डर। कौन है ये, डिवेंचर होल्डर, इन्वेस्टर भी नहीं, डिवेंचर्स होल्डर, ठीक है। किसके लिए फायदेमंद होता है ये, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। किसके लिए बेटा, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। देखो जो लोग डरपोक टाइप के लोग होते हैं, जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए बढ़िया है, वो लोग यही डिवेंचर ले लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको बेनिफिट मिलता है। वो लोग शेयर नहीं लेते, क्यों, घबराते हैं, तो उनके लिए डिवेंचर बहुत बढ़िया है। ऐसे लोग जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं है उनके लिए बहुत बढ़िया है। नंबर 2, दूसरा फायदा ये है कि रेगुलर रिटर्न मिलता है। कंपनी को फायदा हो चाहे ना हो, कंपनी को चाहे फायदा हो चाहे ना हो, प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। नंबर 3, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी रहती है। अगर आपने शेयर में पैसा लगाया
तो गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसमें सेफ्टी रहती है और आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलते रहते हैं। और अगर आपने मॉर्टगेज डिबेंचर लिया है तो आपकी एसेट वगैरह मिल जाएगा। कंपनी लॉस में भी गई तो आपको सामान मिलेगा यार, टेंशन लेने की बात है, समझ में आ रही बात। उसके लिए तो ठीक है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला है इकोनॉमिकल सोर्स है। क्या बेटा, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, सस्ता पड़ता है, कम पैसा देना पड़ता है। शेयर में कभी कभी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो जाता है, करोड़ों में बांटना पड़ता है इक्विटी शेयर वालों को, ठीक। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट, फ्रीडम रहती है। फ्रीडम का मतलब क्या है, वोटिंग राइट्स होता नहीं है डिबेंचर होल्डर के पास, तो अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो। डिबेंचर होल्डर का बिजनेस कोई लेने देना नहीं होता है। नंबर 3, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसका मतलब क्या भाई, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है कि आप बिजनेस कर सकते हो, उधार के पैसे से बिजनेस कर सकते हो भाई उसमें, ठीक है। और क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप डिबेंचर के पैसे वापस कर सकते हो, जब आपको काम है तो लो, नहीं है तो आप पैसे वापस कर दो, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, समझ में आया तक कि नहीं आया, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े, ठीक है। बहुत इजी पॉइंट है इसलिए जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है और अपने डिबेंचर्स होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। क्या है भाई, आओ चलो देखते हैं जल्दी से फटाफट, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू और डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें लिखा है पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, परमानेंट बर्डन ऑन इंटरेस्ट। कंपनी के लिए क्या है, परमानेंट बर्डन है भैया। परमानेंट क्या है, बर्डन, मतलब समझते हो परमानेंट बर्डन। कंपनी को फायदा हो चाहे ना हो, लेकिन कंपनी को टैक्स देना ही पड़ेगा, नुकसान है, ठीक है। और क्या है, इसको लिख सकते हो आप, चार्ज ऑन एसेट। कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, गिरवी रखना ही पड़ता है ना। चार्ज एसेट गिरवी, शेयर में कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, लेकिन डिबेंचर में गिरवी रखना पड़ता है। अगर नहीं दे पाए तो मेरा सामान जाएगा, समझ रहे हो। नंबर 3, और क्या है, बहुत है, ठीक है, 2 पॉइंट याद कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतना आएगा। और इसमें क्या है, नो वोटिंग राइट्स। कोई भी वोटिंग राइट्स इनके पास नहीं होता, जबकि इक्विटी शेयर वालों के पास वोटिंग राइट्स होता है। और क्या होते हैं, अनअट्रैक्टिव होते हैं। अनअट्रैक्टिव इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट वगैरह होता नहीं है। बहुत से लोग प्रेफरेंस शेयर भी प्रेफर कर लेते हैं अगर उनको ऐसा ही लेना है। कम से कम कम्युनिटी में फ़ायदा तो है यार, कि आज नहीं तो कल को फ़ायदा होगा, समझ में आ रही बात की नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आई होप आपका अच्छे से क्लियर होगा डिबेंचर तक। अब हम लोग देखेंगे लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। चलो देख लेते हैं, ईजी है, इसी में ऐड कर देते हैं क्योंकि कोई खास चीज़ तो है नहीं इसमें कि मैं बताऊँ आपको। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, अगला टॉपिक क्या बेटा हमारा, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक मतलब सोचते हो कमर्शियल बैंक होता कौन है। कमर्शियल बैंक बेटा एक तो पब्लिक का बैंक होता है। किसका होता है, कमर्शियल बैंक पब्लिक का बैंक होता है। किसका बैंक होता है, पब्लिक का बैंक होता है। जैसे SBI है, ठीक है, आपका ICICI है, ये सब कौन है, पब्लिक के बैंक है। तो अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे लॉन्ग टर्म लोन, शेयर पढ़ लिया, शेयर से लोन ले लिया, डिबेंचर पढ़ लिया, डिबेंचर से लोन ले लिया, वहाँ तो समझ में आ गया। उसके अलावा कमर्शियल बैंक से भी हम लोग लॉन्ग टर्म का लोन लेते हैं, जिसमें आप बोल सकते हो मीडियम टर्म भी लोन रहता है, वो इसमें आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। बोला अंडर टर्म लोन, ध्यान सुनो, अ बैंक advance a fixed amount in lump sum to the borrower for a specified period, the interest charged at a fixed rate on sanction amount। जो अमाउंट सैंक्शन होता है उस पर पूरा पैसा लगता है। जैसे आपने 10 लाख रुपए ले लिया, 1 करोड़ रुपए ले लिया, तो उस पर क्या लगता है बेटा, इंटरेस्ट वगैरह लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। आई होप एकदम सिंपल सी चीज़ है यार, इसमें क्या कोई समझाने वाली चीज़ तो ऐसी लग नहीं रही है कि आपको बैठा के अच्छे से समझाया जाए। ठीक, आगे लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ध्यान से देखो, अब देखो बैंक तो नॉर्मली हाउस होल्ड पीपल के लिए भी होता है। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उसके लिए गवर्नमेंट सेटअप करती है क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो बैंक में तो इतना लोन नहीं होगा, जैसे हाउस होल्ड पीपल घर बनवाने के लिए लिया, बिल्डिंग के लिए लिया, नहीं तो होता है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट अलग से सेटअप करती है। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब स्पेशली ये ओपन ही इसलिए किया जाता है ताकि बिजनेसमैन यहाँ से क्या करे, लोन ले सके। क्या ले सके, लोन ले सके। ध्यान से सुनो क्या लिखा है, सुनो समझ में आ जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेटअप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेटअप सेवरल स्पेशल इंस्टीट्यूशन।
अलग अलग कई सिविल स्पेशल इंस्टीट्यूशन ओपन किए हैं इन द कंट्री टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस टू बिजनेस एंटरप्राइज। समझ में आ रही है? बिजनेस एंटरप्राइज को लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लोन मिल सके। कैसे बैंक है इसके नाम लिख लो, IFCI, IDBI, एग्जाम्पल में लिख लो IFCI, IDBI, ठीक है, ETC, ठीक है। IFCI का फुल फॉर्म क्या सुन लो, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और IDBI क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में ही आ रहा है कि डेवलपमेंट के पर्पज से खोला है। तो गवर्नमेंट कुछ बैंक ऐसे सेटअप करती है जहां से जो भी बिजनेसमैन होते हैं लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म लोन वहां से ले पाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट रह गया हो भैया तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो। मुश्किल से 2-3 टॉपिक बचे हैं, मुश्किल से 10 मिनट का चैप्टर और है और फिर जल्दी से हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हाँ तो बेटा जी चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट की तरफ आ चुका है हमारा चैप्टर। आगे है लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब आगे टॉपिक है हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कितने तरह के लोन देता है भाई? एक देखो, एक है लोन एडवांसेस, एक है कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई थिंक आप लोग इसको पढ़ चुके हो कई बार, लेकिन इस बुक में है तो पढ़ाना पड़ेगा। तो लोन्स एडवांसेस का मतलब क्या होता है? मान लो एक आपने लोन लिया, ठीक है, 5 करोड़ रुपए का लोन लिया या 50 लाख का लिया, जितने का भी लोन लिया, 1 रुपए का लोन लिया, एक तो बहुत कम हो गया, आपने लोन लिया, ठीक है। दोनों में समझना, एक कैश क्रेडिट एक लोन एडवांस होता है। अगर हम लोग बात करें कि कैश क्रेडिट की और लोन एडवांसेस की, तो पहले हम लोग बात करते हैं लोन एडवांसेस किसकी? लोन एडवांसेस की। मान लो आज है 15 दिसंबर 2024 को आपने लोन लिया 5 करोड़ रुपए का, 5 लाख का लो, यार बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, समझाने में दिक्कत होगी। 5 लाख रुपए का, ठीक है। अगर आपने 5 लाख का लोन लिया और आपने 15 दिसंबर को लिया, पैसा लोन का आएगा कहाँ पे बेटा? लोन का पैसा कहाँ आता है सर? बैंक में आता है। बैंक में पैसा आ गया, आपने अभी, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए विड्रॉ किया। कितना किया? विड्रॉ किया ओनली 1 लाख रुपीज। तो बैंक में अब कितना है 1 लाख रुपए निकालने के बाद? 4 लाख रुपीज अभी भी है। अगर आपने 1 लाख निकाल लिया तो बैंक में कितना पैसा है? 4 लाख रुपए। लेकिन याद रखना, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन होल अमाउंट। क्या है? लोन एडवांसेस में इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन होल अमाउंट। इसका मतलब समझ रहे हो? इंटरेस्ट चार्ज होगा किसपे बेटा? होल अमाउंट पे चार्ज होगा, पूरे अमाउंट पे चार्ज होगा। आप चाहे 1 लाख निकालो चाहे 2 लाख निकालो, आपने 15 दिसंबर को पैसा ले लिया, उस दिन से पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कैश क्रेडिट में ऐसा नहीं होता है। लोन आपने 5 लाख का लिया, आपने भी 1 ही लाख रुपए निकाले, आपको जरूरत 1 लाख की थी, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा किस पे? इस पे चार्ज होगा, नॉट ऑन होल अमाउंट। यहाँ पे लिख लो, इंटरेस्ट will be charged only on withdraw अमाउंट। समझ में आई बात की नहीं? इंटरेस्ट चार्ज होगा सिर्फ और सिर्फ किस पे? जितना पैसा आपने निकाला है, इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा पूरे के पूरे अमाउंट पे उस डेट पे। समझ में आ रही बात? क्लियर। अगला थर्ड, ओवरड्राफ्ट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चांसेस है कि शायद आ जाए, अब तो पेपर इजी नहीं बन रहा है कि आएगा, लेकिन पहले बहुत आता था ये दोनों क्वेश्चन, ठीक। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखो, ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है? करेंट अकाउंट होल्डर को। करेंट अकाउंट होल्डर कौन लेता है? जो कि बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन करेंट अकाउंट क्यों खुलवाता है? क्योंकि उसको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करने होते हैं। तो आप करेंट अकाउंट खुलवाओगे तो आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं थी, चाहे करोड़ों की ट्रांजैक्शन करो, बैंक आपको रोकता नहीं है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलती है? करेंट अकाउंट होल्डर को। अब फायदा क्या है? मान लो इसका नाम है मिस्टर अमन और इसका नाम है मिस्टर हमदान। 2 लोग हैं, एक का नाम अमन है, एक का नाम हमदान है, ठीक है। तो अमन ने इसको पेमेंट करी 10,000 रुपीज़ की, बोला ये लो चेक ले लो, चेक दिया एक, और बोला जाओ हमदान जाके अपना पैसा ले लेना बैंक से। लेकिन अमन के अकाउंट में मान लो सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये थे। चेक कितने का दिया है? 10,000 रुपये का। हमदान लेके कहाँ जाएगा? चेक बैंक में जाएगा। अब ये बताओ बेटा मुझे कि अगर अमन के अकाउंट में 8,000 रुपीज़ है और 10,000 का चेक दिया है, तो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। चेक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? चेक कैंसिल हो जाएगा। तो यार इसकी रेपुटेशन में फर्क पड़ेगा। हमदान 4 लोग को बताएगा भी कि यार
सही आदमी नहीं है, पैसा यार वो जो काट लेता है, मतलब उसके चेक बाउंस हो जाते हैं, रेपुटेशन में फर्क पड़ेगा। तो ऐसा बैंक नहीं होने देता है, समझ रहे हो, बैंक ऐसा नहीं होने देता है आपके साथ। और जो 2000 रुपये कम पड़ रहे थे वो अपने तरफ से मिलाकर दे देगा, हमदान को मालूम ही नहीं चलने पाएगा कि आपने क्या किया, आपने उसके क्या किए, पैसे कम दिए थे, मतलब आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, हमदान को मालूम नहीं चल पाएगा। तो ये कैसी फैसिलिटी होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। जब आपके अमाउंट बैंक अकाउंट में पैसे कम होते हैं तो बैंक अपने बिहाफ पे मिला देता है अपने आप से। और जब आप कुछ दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद जब भी अमन पैसे जमा करेगा तो बैंक वो 2000 रुपये कट कर लेगा विद इंटरेस्ट। अब किसी के दिमाग में ऐसा है कि हम लोग करोड़ रुपए कम कर दे, तो करोड़ नहीं करता है वो, क्रेडिट के हिसाब से 1, 2000, 5, तो 19-20 करेगा, यानी कि लाखों रुपए आपके लिए मिला देगा। समझ में आ रही बात? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। नंबर 4 पर है बेटा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या है नंबर 4 पर, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है, ये एक नेगोशिएबल बिल होता है। ऐसे समझो, एग्जांपल दे तो, ये बायर है और ये सेलर है। ये कौन है, बायर है और ये कौन है, सेलर है। चलो जी, कौन है ये सेलर है, ये बायर है और ये कौन है, सेलर है। अब जब उधार पे बिजनेस होता है, उधार समझते हो, क्रेडिट पे, तो वहां पर एक डॉक्यूमेंट्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें क्या होता है, मान लो सेलर ने बायर को सामान भेज दिया 5 लाख रुपए का उधार पे, और बायर ने बोला 90 दिन के अंदर पैसा देंगे। कितने दिन के अंदर, 90 डेज, यानी 3 महीने का टाइम लिया। अब 90 डेज का हुआ तो सेलर ने बोला ठीक है 90 दिन के अंदर दो, लेकिन एक काम करो तुम अपने साइन कर दो। तो बायर का जो भी नाम था, मान लो अमन नाम था, तो अमन ने क्या किया, बिल पे साइन कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ सेलर का, अब समझना बात को। पहला बेनिफिट तो ये कि अगर अमन ने पैसा देने से मना कर दिया, अगर बायर ने पैसा देने से मना कर दिया, तो सेलर केस कर सकता है इसके खिलाफ। क्या कर सकता है, केस कर सकता है, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है, एविडेंस है। दूसरा बेनिफिट क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेन है, वो ये है कि कितने दिन की बात हुई थी, 90। मान लो 20 डेज के बाद, 20 दिन के बाद जो सेलर था उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, उसने फ़ोन लगाया अमन को, भाई बायर साहब को, कि मेरे पैसे दे दो, मुझे काम है, कुछ पैसे दे दो। इसने बोला कि देखो 90 दिन की बात हुई थी, 90 डेज के बाद पैसा मिलेगा। तो पैसे तो यार मिल नहीं रहे, समझ में आ रही बात। तो लेकिन बिल साइन करके अमन ने दिया था किसको, बिल साइन करके अमन ने दिया था इसको, सेलर को। तो वो जो बिल है वो काम आएगा। कैसे काम आएगा, अब ये जो बिल था ना, इसको इंपॉर्टेंट ज़रूरत थी। अब 90 दिन की बात है, अभी तो 20 ही दिन हुआ है। तो ये बिल लेके जाएगा कहाँ पे, बैंक में। कहाँ बिल लेके जाएगा बेटा, बैंक में। और बैंक से पैसे को डिस्काउंट करा लेगा। और जो बिल था सेलर के पास, वो बिल चला जाएगा किसके पास, बिल चला जाएगा बैंक के पास। और बैंक क्या करेगा, इनको पैसे डिस्काउंट करके दे देगा। डिस्काउंट करके मतलब कितने रुपए थे, 5 लाख, तो 5 लाख में कुछ इंटरेस्ट काट लेगा। जैसे मान लो 4,90,000 दे देगा और 10,000 रुपये बैंक क्या करेगा, अपना इंटरेस्ट काट लेगा। मतलब इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको पैसे की बीच में ज़रूरत पड़ जाती है तो सेलर उस पैसे को बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। और जब 90 डेज पूरे हो जाएंगे तो जो बायर रहेगा वो पैसा सेलर को नहीं देगा, वो फिर पैसे किसको देगा, पेमेंट किसको करेगा, बैंक को करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बिल किसके पास है, बैंक के पास। तो जिसके पास भी बिल होगा पेमेंट उसको करी जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसका नोट्स दे दूंगा, आपको लिखना क्या है, नोट्स डाउनलोड कर लो, तो उसमें आपको लिखना क्या है समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो रफ करूं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आपने आखिरी पड़ाव पे आके हम लोग शॉर्ट टर्म लोन की। किसकी बात करते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म लोन, सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अभी देखो शुरुआत जब चैप्टर की हुई थी, आज से अभी तकरीबन 1 घंटा तो हो गया होगा वीडियो में। शॉर्ट टर्म फाइनेंस जब शुरू हुई थी वीडियो, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था 2 तरह से बिजनेसमैन पैसा लेते हैं बिजनेस कंपनी, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म सारे हो गए, अब है शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म में क्या क्या है देख लो, और सिर्फ मीनिंग ही है, बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। नंबर 1 पर है बेटा ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, इसका नोट्स आपको मैं दे दूंगा, बाकी आपको मैं समझा दे रहा हूँ सबकी मीनिंग। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है बेटा, तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है कि जैसे मान लो बिजनेसमैन है, एक आपका मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर बोल सकते हो आप इसको, है ना, जो सामान बनाता है। और एक कौन होता है, जो होलसेलर है, रिटेलर है, वटेवर जो भी है। जब आप इसको सामान उधार पे दे देते हो, मतलब ट्रेड क्रेडिट में जब 2 बिजनेसमैन आपस में बिजनेस करते हैं और क्रेडिट पे उनके बीच में ट्रांजैक्शन चलते ही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट। मतलब जब 2 बिजनेसमैन के बीच में उधार में ट्रांजैक्शन हो रहा है,
सामान बेचे खरीदे जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट। तो बुकिश लैंग्वेज में सुन लो, ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर एज इंसिडेंटल टू सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इट इज आल्सो नोन एज मर्सेंटाइल क्रेडिट। इसको हम लोग मर्सेंटाइल क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं, MERCANTILE क्रेडिट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्या है बेटा, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। बच्चों वाली चीज़ें सब यहाँ पे, लेकिन आ जाता है भैया इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट का मतलब ये होता है जैसे आप बाइक, फ्रिज, कार, वॉशिंग मशीन, कुछ भी सामान, बड़े आइटम जो होते हैं आप खरीदते हो, तो आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये एक वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, जो कि 25-20 हज़ार रुपये की है, तो आप इसकी डाउन पेमेंट कर सकते हो 5,000 रुपये, 6,000 रुपये आपने 5 दे दिए, बचे कितने 15,000, तो आपने 2,000 रुपये मंथली या 3,000 मंथली या 1,000 मंथली आपने इंस्टॉलमेंट बना ली और आपको उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। बेसिक सी बात है, लोग मोबाइल आजकल लेते ही रहते हैं, मोबाइल है, आईफोन है, कार है, कुछ भी हो, आप इंस्टॉलमेंट के बारे में सोचते हो, EMI जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। ठीक, नंबर 3 पर क्या है बेटा, फैक्टरिंग। ये कभी कभी आ जाता है अक्सर पेपर में, ठीक है, इसको देख लेना। फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है, देखो फैक्टरिंग का मतलब होता है, ये होता है कि इससे ऐसे मान लो ये एक कंपनी है, मान लो ये आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, मान लो एक पर्सन, इसका नाम है अमन, का मुंह कैसे बनाया जाए यार सब, चलो उसका नाम है अमन, ठीक है, चलो ये एक पर्सन है, उसके नाम है अमन, ठीक है, और यहाँ पर एक कंपनी है, क्या है बेटा, ये आपकी एक कंपनी है जो आपको लोन प्रोवाइड करती है। किस पे प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है आपको डेटर्स पे। किस पे प्रोवाइड करती है, डेटर्स पे। डेटर्स का मतलब होता है इससे हमें पैसा लेना है। मान लो अमन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और अमन के 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेटर्स हैं, जिनसे पैसे लेने हैं। कम से कम मान लो 10 लाख का पैसा मार्केट में भी फंसा हुआ है, ठीक है, 10 लाख का पैसा इनके पास है, अभी आज नहीं है इन लोगों के पास, लेकिन ये पैसा देंगे तो ना। ये कौन है, डेटर्स है। जैसे मान लो मैंने किसी को पढ़ाया, अब मुझे फीस लेनी बाकी है, मिली नहीं है, मिलेगी कभी ना कभी, तो वो मेरे लिए कौन है, डेटर्स है। उसी तरह अमन ने भी किसी को दिया हुआ है तो डेटर्स है। तो अब कभी इनके पैसे फंसे, मान लो इसको अर्जेंट ज़रूरत है, तो कंपनी क्या, ये कंपनी क्या है, अगर ऑफर करती है, कंपनी बोलती है कि जो आपके पास डेटर्स है ना, आप इनको मेरे पास गिरवी रख सकते हो, और मतलब आप अपने डेटर्स मुझे दे सकते हो, और बदले में आपको क्या दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, मनी दे दूंगा, लोन दे दूंगा। एक तो आप लोन ले सकते हो, दूसरा बेनिफिट आपके लिए बेटा ये है कि जैसे मान लो आपके डेटर्स हैं 1 लाख रुपए के, तो 1 लाख के बदले में आपको 60,000 दूंगा, 50,000 दूंगा। मतलब कहने का कि डेटर्स को आप गिरवी रख सकते हो, आप आपके जो डेटर्स है आप उनको क्या कर सकते हो, गिरवी रख के लोन ले सकते हो। और अगर मान लो इन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो फिर वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इसकी नहीं रहेगी। समझ में आ रही है, क्योंकि कंपनी का काम ही क्या है, डेटा से पैसा निकलवाना। तो लेकिन डेटा अगर 1 लाख का है तो आपको 50,000 का लोन देगी, 60,000 का लोन देगी, पूरा का नहीं देगी। समझ में आ रही बात। हो सकता है बैड डेट हो जाए, पैसा ना दे तो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी की आ जाती है कि अगर नहीं दे पाए ये लोग पैसा तो ये अमन को नहीं पकड़ेगी, अमन से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात, क्योंकि उसने खुद अपनी जिम्मेदारी भी बोला था कि हाँ ठीक है डेटा को गिरवी रख दो। अब नहीं दे रहे पैसा तो अमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर नहीं रहती है। समझ में आ रही बात। फैक्टरिंग एक लाइन की मीनिंग रहेगी, मैं नोट्स लिखवा दूंगा, नोट्स में देख लेना। नंबर 4 कस्टमर एडवांसेस। तो बच्चों वाली चीज़ आ गई यार, कस्टमर एडवांसेस। आप कभी भी कोई भी सामान ऑर्डर करते हो, जैसे मान लो 100-1000 मोबाइल फ़ोन मैंने अपनी नई शॉप के लिए ऑर्डर करे, तो आप मोबाइल किसी को ऑर्डर करो, मोबाइल ऑर्डर करो, कुछ भी ऑर्डर करो, कुछ भी आप सामान बनवाओ, सोफ़ा, बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी करो, तो उसके लिए आपको क्या कुछ कैसे एडवांस देने पड़ते हैं। मान लो 1 करोड़ का सामान है, तो आप कभी भी सामान बनवाओगे तो आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कुछ 50%, 30%, कुछ ना कुछ पैसे आपको एडवांस में देने पड़ते हैं ताकि वो काम शुरू हो सके। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टमर एडवांसेस। और लास्ट है बेटा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। क्या है बेटा लास्ट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इसका मतलब क्या है, जब मान लो ये कंपनी है जियो, ये कंपनी है टाटा, अब जियो कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ गई तो टाटा कंपनी से इन्होंने क्या किया,
क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट मनी उधार पे ले लिया। तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से पैसे उधार पे ले लेती है, कितने टाइम के लिए लेती है यार, कुछ टाइम पीरियड के लिए, टाइम मेंशन नहीं है, तो मान लो ले लेती है अप टू 6 मंथ, कितने के लिए है, अप टू 6 मंथ तक के लिए मिलता है इसमें लोन। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है 6 मंथ के लिए, तो जब कभी भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे उसको हम लोग बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मेरी हालत हो गई ख़राब, इतनी मेहनत से लगी है बनाने में वीडियो, तो आपका भी थोड़ा सा काम बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।